हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आप सभी को पता है, हम अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को कर रहे हैं इस सीरीज़ में। आज थर्ड डे है। ये थोड़ा सा लेट हो गया बट कोई नहीं, हमें अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने से मतलब रखना है। कई बार होता है कि हम काम के की वजह से या पढ़ाई करने की वजह से थक जाते हैं, तो हम सामने से पेपर का क्वेश्चन आंसर नहीं कर पाते हैं। तो हम सुन के भी माइंड में कई चीज़ों को हम क्लियर कर सकते हैं, सो दैट ये आई होप कि पेपर ये सीरीज आप लोगों को काफ़ी हेल्प कर रहा होगा। आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली लिस्टेड कंप्यूटर मेमोरी टाइप फ्रॉम हाईएस्ट टू लोएस्ट स्पीड। ये मेमोरी बेस्ड है टोटली। ये क्वेश्चन जो कंप्यूटर से रिलेटेड है टोटली मेमोरी बेस्ड है कि कौन सा कंप्यूटर की मेमोरी में कौन सा सबसे हाईएस्ट पे रहता है, फिर लो उसके बाद उसका मतलब हाईएस्ट टू लोएस्ट फॉर्म में कौन सा है। तो ये सीपीयू, इसका सही आंसर क्या होगा? सीपीयू रजिस्टर, चेज मेमोरी, मेन मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। एक बार हिंदी में देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर मेमोरी प्रकारों को हाईएस्ट से लोएस्ट की तरफ से सीरीज में सूचीबद्ध करता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? सीपीयू रजिस्टर, कैश मेमोरी, मुख्य स्मृति, सहायक कोष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर ट्रू। स्टेटमेंट 1 जो है वो कह रहा है द डेसिमल नंबर 11 इज लार्जर देन द हेक्साडेसिमल नंबर 11। और आप लोगों को जब कंप्यूटर की नॉलेज आप लोग लिए होगे तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि कंप्यूटर का जो लैंग्वेज जो रीड करता है वो बाइनरी सिस्टम पे रीड करता है। हेक्साडेसिमल जो होता है बाइनरी सिस्टम 0 और 1 के बीच में ही रहता है। जब जो बाइनरी सिस्टम जो काम करता है वो 0 से 1 के बीच में ही काम करता है। तो द माइक्रो प्रोसेसर ऑपरेट इन बाइनरी डिजिट 0 एंड 1, ऑल्सो नोन एज बिट्स। इसको बिट्स भी कहते हैं। दीज डिजिट्स आर रिप्रेजेंटेड इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल वोल्टेज इन द मशीन, जनरली 0 रिप्रेजेंटिंग अ लो वोल्टेज लेवल एंड 1 रिप्रेजेंटिंग अ हाई वोल्टेज लेवल। आपको पता चल गया कि बाइनरी सिस्टम कैसे काम करता है। ये 0 से लेके 1 तक, जब वोल्टेज मतलब वोल्टेज 1 जो 0 रीड करता है वो स्लो वोल्टेज को, और जो 1 रीड करता है हाई वोल्टेज लेवल को रीड करता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि 11 जो है ये क्या मतलब इसका कितना 11 का नंबर कितना हो जाएगा? तो 11 का बाइनरी नंबर हो जाएगा 1 0 1 1। और जो है 11 जो अगर हम फर्स्ट स्टेटमेंट देख रहे हैं तो 11 का हेक्साडेसिमल नंबर क्या होगा? 11 का हेक्साडेसिमल नंबर हो जाएगा, हेक्साडेसिमल नंबर की अगर बात करते हैं तो वो ये काम करता है 16 डिजिट तक, 1 to 9 डिजिट, फिर ए से एफ डिजिट तक को काउंट करता है। जब 9 डिजिट कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद ABCD एफ तक काउंट करने लग जाता है। तो अगर हम बात करते हैं, पहला स्टेटमेंट है द डेसिमल नंबर 1 इज लार्जर देन द हेक्साडेसिमल नंबर 11। तो डेसिमल नंबर 11 को अगर आप रिप्रेजेंट करोगे तो ये क्या हो जाएगा? 1011। और सॉरी, आज मेरे पास लिखने के लिए कुछ भी नहीं है, इसलिए मैं बोल के आपको बता रही हूँ। द डेसिमल नंबर 1 इज लार्जर देन द, सबसे पहले 1 की, अगर 11 की बात करते हैं डेसिमल नंबर में तो इसका नंबर क्या आएगा? 1011। लेकिन हेक्सा डेसिमल में बात करते हैं 1 की तो इसका क्या आएगा? 17 आ जाएगा। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट गलत हो गया, ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। फिर दूसरा देखते हैं, इन द बाइनरी नंबर 1110.101 द फ्रैक्शनल पार्ट हैज़ द डेसिमल वैल्यू इज, डेसिमल वैल्यू में जो इसका फ्रैक्शनल पार्ट है वो कितना हो जाएगा? 0.625। हाँ, ये सही है। अगर हम इसको देखते हैं ये ट्रू, इसका सही बोथ, इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए। हाँ, टू ही है, सही है इसका। अगर हम सही है तो इसका ऑप्शन नंबर 2 जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन अपना। निम्न रीड द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट। पहला, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इज कंसिडर्ड अ सबसेट ऑफ इंफॉर्मेशनल टेक्नोलॉजी। जो सेकंड है, पहला स्टेटमेंट आपने पढ़ लिया, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इज कंसिडर्ड अ सबसेट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। दूसरा है, द राइट टू यूज प्राइस ऑफ सॉफ्टवेयर इज टर्म एज कॉपीराइट
विच इज द अबव स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। ये दो स्टेटमेंट है, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो हमारा ना तो पहला स्टेटमेंट सही है और ना ही दूसरा स्टेटमेंट सही है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? नाइदर वन नॉर सेकंड या टू। सही आंसर दूसरा। निम्नलिखित, इसको हिंदी में भी एक बार देख लेते हैं। निम्नलिखित दो कथनों को पढ़िए। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी को सूचना प्रौद्योगिकी का सबसेट माना जाता है। सॉफ्टवेयर के एक टुकड़े के उपयोग के अधिकार को कॉपीराइट कहा जाता है। नहीं, इसमें से कौन सा सही है? तो नहीं तो एक सही है और ना ही दूसरा। हम फोर्थ वन देखते हैं अपना क्वेश्चन। डीवीडी टेक्नोलॉजी यूज्ड एज ऑप्टिकल मीडिया to store the digital data. DVD is an acronyms of। DVD का एक्रोनिम्स क्या होता है, यानी फुल फॉर्म क्या होता है? डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? DVD का याद रख लेना, 2-3 बार मैं बोल दे रही हूँ। डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। DVD का फुल फॉर्म क्या होता है? डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। नेक्स्ट देखते हैं assertion। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज क्रिटिकल टू वेल बीइंग ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। रीजन जो है environmentally sound policies do not harm the environment or deplete the natural resources। जो environmentally sound policies जो है, मानव, इसका असर्सन देखते हैं। मानव समाज की भलाई के लिए सतत विकास महत्वपूर्ण है। ठीक है, कारण क्या है इसका भाई? कारण है पर्यावरण की दृष्टि से सुदृढ़ नीतियाँ पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाती है, प्राकृतिक संसाधनों को नष्ट नहीं करती है। तो इसका आंसर दोनों ही सही लग रहा है कि मानव समाज की भलाई के लिए जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, आप SDG MGD सब पढ़ के जाइएगा जब अगर पेपर देने जा रहे हो। जिनका जुलाई में ही पेपर है, वो MGD SGD के बारे में एक बार पढ़ लें, क्योंकि क्वेश्चन हर साल इससे पूछा जाता है। तो इसका स्टेटमेंट ए भी सही है और स्टेटमेंट बी भी सही है। बोथ ए एंड आर असर्सन भी सही है और रीजन भी सही है, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। इसका जो रीजन है वो असर्सन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखते हैं। The dominant source of pollution due to oxide of nitrogen NOx in the urban area is road transport। इसका आंसर क्या होगा? रोड ट्रांसपोर्ट। द डोमिनेंट सोर्स ऑफ पॉल्यूशन इज द, जो शहरों में शहरी क्षेत्रों में नाइट्रोजन के ऑक्साइड के प्रदूषण का मुख्य स्रोत कौन सा है? तो रोड, सड़क परिवहन इसका मुख्य स्रोत है। नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वाटर बॉर्न डिजीज। निम्न में से कौन सा एक जल जनित बॉर्न की स्पेलिंग BORN बॉर्न, वाटर बॉर्न डिजीज नहीं है, तो ये कौन सा है? कॉलेरा, डेंगू जो है ये वाटर बॉर्न डिजीज नहीं है। आप सबको पता है डेंगू क्यों होता है? मच्छरों की वजह से होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर। कौन सी मच्छर की वजह से होता है ये आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि डेंगू कौन सी मच्छर के काटने से फैलता है। नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वाटर बॉर्न डिजीज। इसमें से कौन, सेम रिपीट हो गया क्वेश्चन, ओके सॉरी फॉर दैट, डेंगू ही होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेब 2.0 एप्लीकेशन। इसमें से कौन सा वेब 2.0 का एप्लीकेशन है? तो वेब 2.0 का जो एप्लीकेशन है वो है ऑप्शन नंबर 2। Web 0.2 have two applications are focused on the ability for people to collaborate and share information online। एक बार आप फिर से देख लो। Which of the following is a characteristic of Web 0.2 application। 0.2 एप्लीकेशन की कौन सी विशेषता है निम्नलिखित में से? तो 0.2 एप्लीकेशन की विशेषता जो निम्नलिखित में से वो कौन सी है? ये है एकाधिक उपयोगकर्ता एक एक करके जब वेब 2.0 का अनुप्रयोग का उपयोग करने के लिए अपना समय निर्धारित करते हैं। ये नहीं है। ये क्या है? वेब 0.2 में 2 एप्लीकेशन है जो लोगों के लिए ऑनलाइन सहयोग और सूचना को इकट्ठा करने की क्षमता पर केंद्रित करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं।
With regards to a word processing software, the process of combining static information in a publication together with variable information in a data source to create one merged publication is called मेल मर्ज्ड. अब एक बार इसको मैं आपको समझाती हूँ मेल मर्ज्ड क्या होता है. एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के संबंध में एक मर्ज किए गए प्रकाशन को बनाने के लिए डेटा स्रोत में परिवर्तनशील जानकारी के साथ एक प्रकाशन में स्थिर जानकारी के संयोजन को की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? हम उसे कहते हैं मेल मर्ज्ड. उसे क्या कहते हैं? मेल मर्ज्ड कहते हैं. डेटा को हम एक साथ मर्ज कर, सॉरी स्पैम मेल ये नहीं होगा, मेल मर्ज्ड. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं. Which of the following natural hazard is not hydrometeorological? निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक खतरा जल मौसम विज्ञान से संबंधित नहीं है? मेट्रोलॉजी से, हाइड्रोमेट्रोलॉजी से संबंधित कौन सा नहीं है? तो सी इरोजन है. ठीक है भाई. स्नो हिमस्खलन, हिमस्खलन होता है ये भी है. समुद्री कटाव भी है. ट्रॉपिकल साइक्लोन भी है. जो सुनामी है ये जल मौसम विज्ञान से संबंधित नहीं है. जो फोर्थ ऑप्शन नंबर 4 है ये जल विज्ञान से संबंधित नहीं है. जल मौसम विज्ञान से संबंधित नहीं है. Which of the following are the demerit of globalization of a higher education? निम्नलिखित में से कौन कौन से ग्लोबलाइजेशन में शिक्षा के लिए दोष है? मतलब आप निम्नलिखित में से कौन उच्च शिक्षा के वैश्वीकरण के दोष हैं? एक्सपोज टू ग्लोबल करिकुलम, ये तो दोष नहीं. एक्सपोज टू ग्लोबल करिकुलम ये दोष नहीं है. ये तो अच्छी बात है कि हम ग्लोबल करिकुलम को एक्सपोज कर रहे हैं. ठीक है. प्रमोशन ऑफ इलिस्टिज्म इज एजुकेशन, शिक्षा में अभिजात वर्ग को बढ़ावा देना. सही है, ये है. कमोडिफिकेशन ऑफ हायर एजुकेशन, ये भी है. उच्च शिक्षा का वास्तुकरण जो करना, वस्तुकरण नहीं कर, वस्तु मतलब आप उसको एक बेच रहे हो आप शिक्षा. इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ एजुकेशन, ये भी है. तो बी सी और डी जो है ये तीनों ही दोष हैं ग्लोबलाइजेशन के. तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3. नेक्स्ट देखते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट डीम्ड यूनिवर्सिटी? आप लोगों को यूनिवर्सिटीज़ के बारे में भी पता होना चाहिए कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के क्या फीचर हैं, डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ के क्या फीचर्स हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के क्या फीचर्स हैं. तो इसमें जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ है आप लोग कमेंट करके बताइएगा मुझे डीम्ड यूनिवर्सिटी के बारे में आप लोग क्या जानते हैं. एक बार आप लोग, और अगर नहीं जानते तो एक बार पढ़ना जरूर डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ क्या होते हैं. यूनिवर्सिटीज़ को कौन सी बॉडी गवर्न करती है ये भी आप एक बार बताना मुझे कमेंट करके. द गवर्नर ऑफ द स्टेट इज द चांसलर और डीम्ड यूनिवर्सिटीज़. जो स्टेट का गवर्नमेंट होता है वो डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ का जो चांसलर होता है. क्या सही है? नहीं. दे कैन डिज़ाइन देयर ओन सिलेबस एंड कोर्स वर्क. डीम्ड यूनिवर्सिटी अपना कोर्स और सिलेबस खुद डिजाइन कर सकते हैं. सही है. दे कैन फ्रेम देयर ओन गाइडलाइंस रिगार्डिंग द एडमिशन एंड फी, ये भी सही है. दे कैन ग्रांट डिग्रीज, ये भी सही है. तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी सी और डी. ऑप्शन नंबर बी सी डी और डीम्ड यूनिवर्सिटी अपना सिलेबस खुद तैयार कर सकता है. डीम्ड यूनिवर्सिटीज अपनी गाइडलाइंस खुद बना सकती है अपनी एडमिशन को लेके, और डिग्री को भी खुद ग्रांट कर सकता है. नेक्स्ट देखते हैं हम अपना. इंडियन गवर्नमेंट टारगेट फॉर पावर प्रोडक्शन ऑफ फ्रॉम स्मॉल हाइड्रो प्रोजेक्ट बाय द ईयर 2022 इज 2 गीगावाट. भारत सरकार का वर्ष 2022 तक लघु पनबिजली परियोजनाओं में बिजली उत्पादन करने का लक्ष्य क्या है? 2022 इसी साल. ये मोस्ट इम्पोर्टेंट में कर लेने का, क्या पता क्वेश्चन पूछ ले. 5 गीगावाट जो है इसका सही आंसर है. नेक्स्ट देखते हैं. इन विच कंट्री ऑफ द रिसेंट इंटरनेशनल एग्रीमेंट ऑन फेजिंग आउट
हाइड्रोफ्लोरोकार्बन वॉज असाइंड। ये करंट अफेयर्स का 2017, चूंकि ये पेपर जो हम कर रहे हैं 2017 का है, तो ये उस टाइम का करंट अफेयर्स से पूछा गया क्वेश्चन है। आप लोग एक बार देख सकते हो इसको। इसका रवांडा, जो इसका सही आंसर रवांडा है, तो आप इसको देख सकते हो। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि 2017 का एक करंट अफेयर्स से था। Which of the following are not necessary the immediate consequence of which of the following are not necessarily the immediate consequence of proclamation of president's rule in a state? निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा के तत्काल परिणाम नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति डिसोल्यूशन ऑफ अ स्टेट असेंबली, क्या यह राष्ट्रपति घोषणा में आता है? बिल्कुल आता है। रिमूवल ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इन अ स्टेट, नहीं, ये नहीं होता। टेक ओवर ऑफ द स्टेट में स्टेट एडमिशन बाय द यूनियन गवर्नमेंट, नहीं, ये यूजीसी का काम होता है। अपॉइंटमेंट ऑफ न्यू चीफ सेक्रेटरी, ये सही है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। ए और डी इज अ करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर है। निम्न देखते हैं, दूसरा देखते हैं। Instead of holding the office during the pleasure of the president, who among the following holds office during good behavior? Governor of state, Attorney General of India, Judge of the Higher Court, Administrator of Union Territory। राष्ट्रपति की प्रसन्नता के दौरान पद धारण करने के बजाय निम्नलिखित में से कौन अच्छे व्यवहार के दौरान पद धारण कर सकता है? स्टेट ऑफ होल्डिंग द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, हु अमंग द फॉलोइंग होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द बिहेवियर। राष्ट्रपति के मतलब राष्ट्रपति अगर काम नहीं कर रहा हो तो उसकी अनुपस्थिति में कौन कार्य कर सकता है? तो उसके अनुपस्थिति में जो कार्य कर सकता है, जज ऑफ हाई कोर्ट कर सकते हैं। कौन कर सकता है? जज ऑफ हाई कोर्ट। क्वेश्चन नंबर, इसका आंसर क्या होगा? ओनली सी, ऑप्शन नंबर 2। द पर्पस ऑफ वैल्यू एजुकेशन इज बेस्ट सर्व बाय द फोकसिंग ऑन। शिक्षा का मूल जो वैल्यू एजुकेशन है उसका मेन उद्देश्य क्या है? किस पर ध्यान केंद्रित करना है? शिक्षा का जो कंसर्न द ह्यूमन वैल्यूज, इसका जो सही आंसर, वैल्यू एजुकेशन का मेन फोकस क्या है? ह्यूमन वैल्यूज, मानवीय मूल्यों पे ध्यान देना इसका मेन वैल्यूज है। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। नीचे जो स्टेटमेंट लिखे गए हैं इसमें कौन सही है? राज्यसभा is a permanent house which can dissolve only during national emergency. Rajya does not represent the local interest of the state. ठीक है। Members of Rajya Sabha are not bound to vote at the delegates of the state they represent. B और C इसका सही आंसर। ऑप्शन नंबर 2 is the correct answer. निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है? राज्यसभा एक स्थायी सदन है सही है। जो निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? राज्यसभा एक स्थायी सदन है जिससे केवल राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भंग किया जा सकता है। नहीं, राज्यसभा राज्यों के स्थानीय हितों का प्रतिनिधित्व नहीं करती है। सही, राज्यसभा के सदस्य उन राज्यों के आदेश पर मतदान करने के लिए बाध्य नहीं है जिनका वे प्रतिनिधित्व करते हैं। तो ये भी सही है। ऑप्शन नंबर बी और सी इज द करेक्ट आंसर। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप याद कर लेना। नेक्स्ट देखते हैं, इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग हैज़ टू बी जज्ड इन टर्म ऑफ। इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग हैज़ टू बी जज्ड इन टर्म्स ऑफ। शिक्षण की प्रभावशीलता का आंकलन किसके संदर्भ में किया जाना चाहिए? स्टूडेंट इंटरेस्ट, लर्निंग आउटकम्स ऑफ स्टूडेंट, कोर्स कवरेज या यूज ऑफ टीचिंग एड्स। तो लर्निंग आउटकम, बच्चों ने क्या सीखा उस पर शिक्षा की जो फोकस है वो होना चाहिए। शिक्षण का जो प्रभावशीलता का आकलन जो है लर्निंग आउटकम्स पे होना चाहिए। बहुत इजी क्वेश्चन था। इन विच टीचिंग मेथड्स लर्नर पार्टिसिपेट इज मेड ऑप्टिमल एंड प्रोएक्टिव। किस टीचिंग मेथड्स में सबसे ज़्यादा
स्टूडेंट सक्रिय रहते हैं, कौन से में? क्या वो डिस्कशन मेथड होता है या बज सेशन मेथड्स होता है या ब्रेन स्ट्रोमिंग सेशन मेथड होता है या प्रोजेक्ट मेथड होता है? तो सबसे ज़्यादा बच्चे जो भागीदारी करते हैं वो होता है प्रोजेक्ट मेथड में। कुछ समझने की इसमें ज़रूरी नहीं है, याद करने की ज़रूरी है। प्रोजेक्ट मेथड में सबसे ज़्यादा बच्चे एक दूसरे के साथ हेल्प करके और सबसे ज़्यादा बिजी रहे। वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल फैक्टर अफेक्टिंग टीचिंग इफेक्टिवनेस इज रिलेटेड टू, शिक्षण प्रभावशीलता को प्रभावित करने वाले सबसे शक्तिशाली कारकों में से एक कौन सा है? सोशल सिस्टम और कंट्री, ये भी है बट सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट पूछा है, मोस्ट पावरफुल पूछा है। तो इकोनॉमिकल स्टेटस ऑफ द सोसाइटी, ये भी है। प्रिविलेजिंग पॉलिटिकल सिस्टम, ठीक है, ये कम, सबसे कम है। लेकिन एजुकेशनल सिस्टम जो शिक्षण की प्रभावशीलता को बनाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो क्या है? एजुकेशनल सिस्टम। हमारे कंट्री का एजुकेशनल सिस्टम हमारे बच्चों के फ्यूचर को और हमारी कंट्री के फ्यूचर को डिसाइड कर सकता है। असर्सन, फॉर्मेटिव एवोल्यूशन टेंड टू एक्सेलरेट द प्लेस ऑफ लर्निंग। रीजन, एज रीजन क्या है? एज अगेंस्ट समेटिव एवोल्यूशन फॉर्मेटिव एवोल्यूशन इज हाईली रिलेवेबल। नहीं, समेटिव एवोल्यूशन के लिए फॉर्मेटिव एवोल्यूशन हाईली रिलेवेबल नहीं हो सकता है, नहीं। इसका सही आंसर रीजन तो सही, असर्सन तो सही है बट रीजन गलत है। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, असर्सन। ऑप्शन नंबर ए, फॉर्मेटिव एवोल्यूशन टेंड्स टू एक्सेलरेट द पेस ऑफ लर्निंग। फॉर्मेटिव एक्सेलरेशन जो लर्निंग की फेस है उसको गति देता है, ठीक है। दूसरा देखते हैं, ये भी असर्सन और रीजन वाले पे ही आया। लर्निंग इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, सही है। लर्निंग इज अ लाइफ, सीखना जीवन भर चलता है, ठीक है भाई, ये करेक्ट है। लर्निंग टू बी यूजफुल मस्ट टू बी लिंक्ड विद द लाइफ प्रोसेस, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द फॉलोइंग कोड्स। दो असर्सन और रीजन दोनों दे रखा है, अब इसमें से आपको बताना है कि कौन सा सही है। लर्निंग इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, ठीक है, ये भी ठीक है। लर्निंग टू बी यूजफुल मस्ट बी लिंक विथ लाइफ प्रोसेस, ये भी दोनों सही है। बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, तो इसका सही आंसर आर इज, ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट, क्योंकि लर्निंग लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होती है और लर्निंग को यूज करने के लिए, उपयोगी होने के लिए सीखना जीवन की प्रक्रियाओं से जुड़ा होना चाहिए। जो हमें सीखना है वो हमारे जीवन की प्रक्रिया जो हम डेली लाइफ में करते हैं उससे जुड़ा होना चाहिए। तो ये दोनों एक दूसरे के पूरक हो जाते हैं। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, विच सीक्वेंस ऑफ रिसर्च स्टेप इज लॉजिकल इन लिस्ट गिवन बिलो? इसमें से कौन सी सूची अनुसंधान चरणों का क्रम तार्किक क्रम है? प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन, सबसे पहले हम किसी भी रिसर्च को जब शुरू करते हैं तो प्रॉब्लम, क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन क्या, मतलब क्यों हम किस बात के लिए रिसर्च करने जा रहे हैं, हमें उससे आउटकम क्या मिलना चाहिए, हमारा क्वेश्चन होता है कि हम क्यों कर रहे हैं रिसर्च। फिर हाइपोथेसिस मेकिंग, फिर हम उसको क्या आएगा, आउटकम क्या आएगा जो रिसर्च करेंगे उसकी क्या मतलब रिजल्ट क्या आ सकता है, हाइपोथेसिस बनाते हैं। डेवलपमेंट ऑफ रिसर्च डिजाइन, फिर हम रिसर्च डिजाइन को करते हैं। कलेक्शन ऑफ डाटा, उसके बाद हम डाटा कलेक्ट करते हैं, फिर डाटा की एनालाइज करते हैं। फॉर्मुलेशन ऑफ जनरलाइजेशन एंड कंक्लूजन, लास्ट में कंक्लूजन पे जाते हैं। तो इसका सही ऑप्शन, ये तो आप एकदम पढ़ के जाना, ये वाला क्वेश्चन करके जाना, याद कर लेना, क्योंकि ये स्टेप ऑफ रिसर्च कई बार मिलान करने के लिए आ जाता है, कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देता है, कई बार लास्ट स्टेप या सेकेंड लास्ट स्टेप कई बार गलत जंबल करके आपको सही सीक्वेंस में लगाने के लिए बोल देता है। तो इस क्वेश्चन को आप पढ़ के जाना। सबसे पहले प्रॉब्लम फॉर्मुलेट होती है, फिर हाइपोथेसिस मेकिंग होती है, फिर डेवलपमेंट ऑफ रिसर्च डिजाइन, आप रिसर्च डिजाइन को सोचते हो, फिर कलेक्शन ऑफ डाटा, फिर डेटा लेते हो कि आपको किस मेथड से वो रिसर्च करना है, फिर डेटा, अगर डेटा आपका जब कलेक्ट हो जाता है तो उसको एनालाइज करते हो, फिर जनरलाइज, उसको मतलब एनालाइज, आपने खुद एनालाइज करने के बाद उसको फॉर्मुलेशन को ऑफ जनरलाइजेशन, उसको तार्किक, उसको एक तर्क देते हो कि इस तरीके से, उसके बाद कंक्लूजन आप पेश करते हो। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3, लास्ट वन। वेयर इज द लास्ट वन? 25 नंबर, ओके 25 ही क्वेश्चन है आज, 24 ही क्वेश्चन है, इट्स ओके। सो होप आप लोगों को यह काफ़ी हेल्प किया होगा। एक बार ध्यान से इसको सुनना, पढ़ना ज़रूर, और डेली आप लोग कम से कम एक क्वेश्चन
को सॉल्व करने की कोशिश करना, क्योंकि अब पेपर जो है किसी का अगस्त में होने वाला है, किसी का जुलाई में ही हो रहा है, तो काफ़ी सामने है पेपर। तो प्लीज़ आप लोग इस पे अपने मतलब पढ़ाई पे फोकस करना, और होप कि आप लोगों को ये हेल्प कर रहा होगा। थैंक यू, मिलते हैं हम अपने अगले सीरीज़ में। आज डे 3 है हमारा, थोड़ा लेट स्टार्ट हुआ है, कोई बात नहीं। होप आप ऑल द बेस्ट, आप लोग अब अच्छा कर रहे होंगे। हम नेक्स्ट वीडियो में अपने मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।